दोस्तों आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाली है हमारी क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 का। और इससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने आपसे मोटरसाइकिल से पहले पहले जो भी कुछ हमारा था उसको एक्सप्लेन कर दिया था और आपको डिटेल में बता भी दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोटरसाइकिल के बाद से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है वो कैसे गायब हो जाता है। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि आप सभी ने कितनी बार ऐसा देखा है कि आपके सामने फ्रश के ऊपर पानी गिर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पानी क्या हो गया, वहाँ से गायब हो गया। The water seems to be disappear. Similarly, water disappear from the wet clothes as they dried up. और दोस्तों ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने कपड़ों को बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो आपके कपड़े होते हैं उनके अंदर पानी नहीं बचता और वो सूख जाते हैं, मतलब कि जो आपका पानी था वो गायब हो जाता है। Water from wet roads, rooftops and few other places also disappears after the rains. Where does this water goes? और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि मानो ये आपके घर की छत हो गई यहाँ से, और ये कोई रोड हो गया, इसके ऊपर पानी गिरा है जब आपकी रेन आई थी, यानी कि बारिश आई थी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपकी बारिश रुकने के बाद वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो पानी कहाँ जाता है और वो गायब कैसे हो जाता है, तो आज हम इसी सब को डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अब। Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि आप एक बात याद करो जो हमने अपने चैप्टर 5 के अंदर एक्टिविटी 6 के अंदर किया था। उसमें हमने क्या किया था कि जो अपना पानी था ना उसके अंदर हमने क्या मिला दिया था, अपना नमक यानी कि साल्ट, और फिर उसको बाद में हमने थोड़ी हीट दे दी नीचे से। हीट देने के बाद क्या हुआ, जो हमारा पानी था वो तो वेपर बन के ऊपर उड़ गया, लेकिन जो हमारा वो था सोल्ट वो नीचे ही रह गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे कपड़ों के साथ में भी होता है, जिसको अभी हम जानने वाले हैं। बाकी उससे पहले आप इस फिगर को एक बार देख लो। इसके अंदर क्या हो रखा है कि हमने अपने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल रखे हैं और ऊपर से जो हमारा सन है उसने इनको हीट दे दी। हीट देने के बाद क्या हुआ, जो इनके अंदर हमारा पानी था यानी हमारे कपड़े जो गीले थे वो पानी वेपर बन के ऊपर उड़ गया और आसमान में चला गया। तो आसमान में जाने के बाद पानी के साथ क्या होता है वो भी अभी हम आगे जानने वाले हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए और चलो अब आगे रीडिंग करते हैं। द वाटर एवापोरेट एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो अब क्या हुआ, वही मैंने आपको जो बताया था कि जो आपका पानी था वो तो उड़ जाता है उस एक्टिविटी के अंदर, जो आपका नमक था वो वहीं पे रह जाता है। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या बात पता चल गई थी कि जो हमारा पानी था वो गर्म करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। We also realize from this activity that water evaporate does not carry away the salt with it। और इससे हमें एक बात और पता चली कि जब हमारा पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाता है तो वो अपने साथ में नमक को लेके नहीं जाता। Water vapor so formed became a part of the air and cannot usually be seen। और यहाँ पे हमें एक कॉमन बात और बताता है कि उसके बाद क्या होता है, हम फिर अपने पानी को नहीं देख पाते वेपर बनने के बाद में, और वो हमारी हवा के साथ में घुल मिल जाता है। तो चलो अब आगे देखते हैं। We also found that heating is essential to convert water into the vapor। तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि यहाँ से हमें एक बात और पता चलती है कि जो हमें हीट देना होता है, अपने पानी को गर्म करना होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको वेपर बनाने के लिए। However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and the other land area। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात और बताता है कि हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जो हमारा पानी है वो रोड के ऊपर से, हमारे खेतों के अंदर से, हमारी छतों के ऊपर से अपने आप से गायब हो जाता है। We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from sea is left in shallow pits to left the water evaporate। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि हमने अपने चैप्टर 5 के अंदर ये बात भी डिस्कस की थी कि मानो ये तो हमारा समुंदर हो गया, हम इसके यहाँ पे थोड़े थोड़े गड्ढे खोद के पिट बना देते हैं और उनके अंदर अपना साल्ट, अपना जो समुंदर का पानी है उसको स्टोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी सनलाइट होती है उससे जो हमारा पानी होता है वो तो एवापोरेट होके ऊपर चला जाता है, और जो हमारा यहाँ पे बच जाता है वो क्या होता है, हमारा साल्ट। तो ये तो हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, अब यही बात आपको यहाँ पे भी बता रहा है, ठीक है। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट
नीडेड टू एवापोरेट। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी से फिर यही क्वेश्चन पूछता है यार सेम, कि जो आपका पानी ऊपर चला गया ये कैसे चला गया, जो आपके रोड के ऊपर पानी था वो कैसे एवापोरेट हो गया, जो आपकी छत के ऊपर पानी था वो कैसे ऊपर चला गया, उसको हीट कहाँ से मिली। तो यार इसका आंसर तो हमें पता है कि उसको हीट कहाँ से मिली, हमारे सन के पास से, क्योंकि यार सन ही हमारे लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी अर्थ के लिए भी। तो चलो बाकी उसके लिए हमारी एक्टिविटी 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। Take two similar plates, place one of the plate in sunlight and keep the other under the shade। बच्चों मैं एक काम करता हूँ, एक बार फटाफट से इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लेता हूँ, फिर आपको इकट्ठा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। Now pour equal amount of water in each of the plate. You can use a cap of the bottle to measure water. Make sure that the water does not spill over. Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seems to be disappear? From which plate does the water disappear first? What is the source of the heat for this evaporation? During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, river, lake and ponds. The field and the other land areas also received heat sunlight. As a result, water from all these places continuously change into vapor। तो बच्चों इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये बात बताता है कि आप इस फिगर को देखो और आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। क्या करना है, कोई दो प्लेट उठाओ और दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट पानी डाल दो। फिर पानी को डालने के बाद क्या करना है, एक को तो आपको ऐसे छाँव में रखना है जैसे ये रखी गई है, और एक को आपको ऐसे खुले में बाहर रख देना है। और आपकी सनलाइट उस दिन होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो सन है वो उस दिन ऐसा होना, अगर आपका सन नहीं निकला हो तो उस दिन आपका सन निकलना होना चाहिए, मतलब कि क्लाउडी डे नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, हर 15 मिनट के बाद अपनी दोनों प्लेट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या पता चलेगा कि जो आपकी बाहर वाली प्लेट थी उसका तो जो आपका पानी था वो फटाफट से एवोपरेट होते जा रहा था, क्योंकि उसको सनलाइट से क्या मिल रही थी, हीट मिल रही थी। लेकिन जो इसका पानी था एवोपरेट तो इसका पानी भी हुआ, लेकिन इसका थोड़ा लेट हुआ इस प्लेट के कंपैरेटिव में, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका पानी लेट एवोपरेट क्यों हुआ। However, the salt dissolved in the water are left behind। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ। तो यही सब प्रोसेस यार हमारे जो हमारा समुंदर है वहाँ पे भी होती है, जो हमारी नदियाँ हैं वहाँ पे भी होती हैं, और जो हमारे तालाब हैं वहाँ पे भी होती है। हमारा सन तो सभी जगह है ना, ये तो आपको पता है। तो हमारे सन की हीट जब अपने समुंदर के ऊपर गिरती है, हमारे तालाब के ऊपर गिरती है, हमारी नदियों के ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, जो उनको हीट मिलने के बाद उनका जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। ऐसे मानो ये हमारा समुंदर था, इसके ऊपर हमारी सनलाइट गिरी और हमारा पानी एवापोरेट होकर ऊपर चला गया। और हमने यहाँ पे एक बात और स्टडी की थी कि जो हमारा पानी जब एवापोरेट होके जाता है तो वो अपने साथ में साल्ट या फिर नमक को लेके नहीं जाता। तो इससे क्या बात समझ में आई कि जो ऊपर हमारा पानी जाता है वो बिना साल्ट और नमक का बिल्कुल प्योर पानी होता है। तो चलो अब एक्टिविटी 2 को आगे डिस्कस करके आपको बताते हैं। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shade, though it could have taken more time? Does the heat from the sunlight recede? Yes, during the daytime, all air surrounding us get heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade। तो बच्चों अब आपके इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे जवाब देता है कि जो आपकी ये वाली प्लेट थी इसका पानी एवोपरेट कैसे हो गया, जबकि ये तो सनलाइट के अंदर थी ही नहीं। तो यार क्या होता है, जब हमारा दिन होता है ना, तो हम आपको ये तो पता है जो हमारा सन है वो हीट देता है, तो उससे क्या होती है, जो हमारे आसपास की जो हवा होती है, एयर होती है, वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। और अब ये तो आपको पता है कि जो हमारी एयर है वो अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है। तो अब हमारी एयर यहाँ पे जाएगी और जो हमारी गर्म एयर होगी और जो पानी होगा एयर के कंपैरेटिव में थोड़ा ठंडा होगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा पानी होगा वो एवोपरेट होके वो भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके कंपैरेटिव में, इसलिए ये हमारी पहले एवोपरेट हो जाएगी और ये बाद में एवोपरेट होगी, ठीक है। Thus, evaporation take place from all open surfaces of water. As a result, water vapor get continuously added to air। तो इससे हमें एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई कि जो हमारी हवा होती है और उसके अंदर हमारे पानी की वाटर वेपर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होते रहते हैं। However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water। और दोस्तों जो हमारी ये प्रोसेस होती है ना, ये बहुत ही स्लो काम करती है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जब कभी भी हमारी कोई पानी से भरी बाल्टी हो और उसके अंदर एवापोरेशन प्रोसेस तो चलती रहती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये जो होती है हमारी बहुत स्लो होती है। In sunlight, evaporation take place faster. On heating water on a burner, its evaporation take place even faster।
तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताता है कि जो हमारी सनलाइट होती है वहाँ पे तो हम समझ चुके हैं जो हमारी एवापोरेशन प्रोसेस होती है थोड़ी फास्ट काम करती है, और अगर हम उसको थोड़ी बहुत हीट खुद से भी दे दें तो वो और भी फास्ट हो सकती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर। तो यार इसके सिवा आपको या किसी और प्रोसेस का पता है जिससे जो हमारे वाटर वेपर होते हैं वो हमारे एयर के अंदर चले जाते हैं? तो यार ये भी मैंने आपको स्टडी कराई थी, आप एक बार याद करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी भी बताने भी वाला हूँ। ऐसे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो यार अब प्लांट्स को देख के तो आप जरूर समझ गए कि मैं आपको कौन सी प्रोसेस की अब बात करने वाला हूँ। तो यार वो प्रोसेस है हमारी ट्रांसपीरेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। अब यार याद करो कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के अंदर क्या था, और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो यार उन्हें जरूर से जाके देख लो, क्योंकि उनके अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं। तो बाकी आप अगर नए हैं तो चलो उसको एक बार रीड कर लेते हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। You have learned in chapter 7 that plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining part of the water is released by the plants into air water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि ये तो आपको पता है कि ये मानो ये हो गया आपका प्लांट, ठीक है, आप समझ लेना। अब इसने क्या किया, नीचे से ले लिया आपका पानी, ठीक है। अब यार इसको यहाँ पे कुछ पानी की ज़रूरत थी, इसने पानी ले लिया, अपना फूड बना लिया, इसका काम चल गया। अब बाकी इसको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसने इस पार्ट के अंदर स्टोर कर लिया कुछ पानी और कुछ इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब अभी भी इसके पास पानी बच गया, तो अब प्लांट क्या करेगा, जो उसकी लीव होती है ना, लीव ये हो गए इसके पत्ते, यहाँ पे उस पानी को लेके जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट क्या कर देगा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के साथ क्या हो जाएगा, जो हमारा पानी है इस लीव से डायरेक्टली क्या चला जाएगा, हमारी एयर के अंदर। तो यार इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और इस एक्टिविटी को समझने के लिए हमने अपने चैप्टर 7 के अंदर क्या किया था कि हमने अपने प्लांट की एक टहनी को लगा लो आप, या फिर एक मतलब कि पत्ते को लगा लो, हमने उसको क्या कर दिया था, पॉलीथीन से कवर कर दिया था। तो बाद में हमें क्या दिखाई दी थी हमारे पॉलीथीन के ऊपर, ड्रॉप्स, वो भी किसकी, वाटर की। तो चलो अब बाकी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बोजो दोबारा से आता है और आप सभी से कुछ कहना चाहता है। बोजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि बोजो क्या कर रहा था, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। He asked himself how much water is lost through transpiration by wheat plant that give us 1 kilogram of wheat. तो दोस्तों यहाँ पे बताता है कि जो हमारा बोजो था वो बैठा बैठा यही बात सोच रहा था कि जो हमारे वीट के प्लांट होते हैं, यानी हमारे गेहूं के प्लांट होते हैं, जो कि हमें 1 किलो गेहूं दे देते हैं, वो कितना पानी लॉस कर देते होंगे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए। ही फाउंड आउट दैट दिस बी नियरली 500 लीटर्स, दैट इज़ रफली 25 लार्ज साइज बकेट फुल ऑफ वाटर। तो दोस्तों उसको इससे पता चलता है कि वो 500 लीटर के आसपास पानी क्या कर देते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए एयर के अंदर भेज देते हैं, जो कि क्या है, तो 25 गुना ज़्यादा है हमारी बाल्टियों से। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा पानी वो लॉस कर देते हैं। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय प्लांट्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड ग्रासलैंड्स टुगेदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो कि आपके आसपास पौधे होते हैं और जो आपकी फसलें होती हैं वो कितना ज़्यादा पानी आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए एयर के अंदर भेजती रहती हैं। तो बाकी चलो अब आगे बात कर लेते हैं। Water vapor enter the air through the process of evaporation and transpirations. It is lost forever, not we get it back again as we see. तो दोस्तों यहाँ पे आप ये तो समझ चुके हैं कि जो हमारा पानी होता है वो कौन सी प्रोसेस के साथ एयर के अंदर चला जाता है। एक तो हमारी हो गई एवापोरेशन, एक हो गई ट्रांसपीरेशन, ठीक है। लेकिन अब क्या आप ये सोच रहे हैं कि वो पानी हमेशा के लिए हमारे पास से चला जाता है? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको हम वापस ले सकते हैं और वो वापस हमें मिलता भी है। तो चलो अब देखते हैं कि वो पानी हमें वापस कैसे मिलता है। आगे भी चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करके बिल्कुल जाना ही जाना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। तो चलो अब बारी आती है हाउ क्लाउड्स फॉर्म्ड, यानी कि जो हमारे बादल होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बुक के अंदर एक्टिविटी 3 गिवन है। तो चलो आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, एड सम आइस इनटू द वाटर, वेट फॉर 1 or 2 minutes, ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग बात बताता है, लेकिन मैं आपको ये अभी नहीं बताने वाला। एक बार मैं इसको पूरे पैराग्राफ को स्टडी कर लूँ, फिर आपको मैं पूरा इकट्ठा एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा।
From where do water drops appear on the outer side of the glass? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it and the water vapors of the air condense on the surface of the glass. We notice this process of the condensation in the activity 7 of chapter 5. तो दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं कि आपने अपने चैप्टर 5 के अंदर स्टडी किया था एक्टिविटी 7 के अंदर कि कोई कंडेंसेशन नाम की प्रोसेस होती है। और अगर आपको इस प्रोसेस को नहीं पता तो यार हमारी वीडियो को जाकर ज़रूर से चेक कर लेना। अब बाकी बात आती है हमारे यहाँ पे क्या होता है इस एक्टिविटी के अंदर। तो यार इसके अंदर क्या करना है, आपको एक गिलास ले लेना, जैसे यहाँ पे गिलास आपके पास है, और उसको आधा पानी से भर लेना है। पानी से भरने के बाद क्या करना है, जब आप पानी से भरेंगे तो आपको पता है 1-2 बूंद हमारी बाहर लग जाती है, तो आपको उस बूंद को कपड़े के साथ में साफ़ अच्छे से कर लेना, मतलब कि पानी अंदर अंदर रहना चाहिए। फिर क्या करना है, उसके अंदर कुछ आइस डाल देनी, जैसे यहाँ पे आपको आइस दिखती होंगी, ठीक है। अब आइस को डालने के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखिए उस गिलास को और वेट करते रहिए, तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपके गिलास की बाहर वाली साइड है वहाँ पे छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई भी गई हैं, अगर आपको दिखती हो तो वैसे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखाई देंगी। तो यार वो ड्रॉप्स आई कहाँ से, वो आई हमारी एयर के अंदर से। क्योंकि कैसे आई ये तो आपको पता है कि ये आपका गिलास हो गया भाई, ये ठंडा है, इसके अंदर आइस है, ये तो आप जान चुके हैं। और जो हमारे आसपास की हवा है उसके अंदर क्या है, हमारे वाटर वेपर हैं, और वाटर वेपर को क्या कर दिया इसने यहाँ पे कंडेंस यानी कि ठंडा कर दिया। और उन्हें ठंडा कर देंगे तो वो क्या होंगे, यहाँ पे हमें दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पे पहेली भी आप सभी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो चलो पहेली की भी बात को समझते हैं और आपको बताते हैं। Paheli has noticed dew on leaves of grass on a winter morning. Did you notice something similar on leaves or metal surface like the iron grills and gate on a cold morning? In this dew, also due to the condensation, do you see the happening on hot summer morning? तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात यही बताता है कि जो पहेली है उसने नोटिस किया कि जब वो सुबह सुबह उठी सर्दियों में, तो उसने देखा कि जो वहाँ पे उसके आसपास घास थी ना, उसके ऊपर यार वो पानी की छोटी छोटी बूंदें नहीं आ जाती जिनको हम ओस बोलते हैं, ओस। तो वो ओस उसको दिखाई दी। उस ओस को देख के वो कह रही थी भाई ये ओस इसके ऊपर कैसे आई, मेरे को लगता है कि ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए ही हो पाया है। तो जी हाँ, बिल्कुल कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए ही हो पाया है। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और दोस्तों जो हमारी ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पानी को वापस से अर्थ की सरफेस के ऊपर लाने के लिए। तो चलो अब आगे इसको भी डिस्कस करते हैं। हाउ डज इट हैपन, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, when the air moves up it gets cooler and cooler, at sufficient height the air became so cold that the water vapor present it condense to form tiny drops of water called the droplets. It in these tiny drops that remain floating in the air appear to as a cloud. तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात यही बताता है कि क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करता है। तो यार हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मानो ये तो आपकी सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर आप यहाँ पे रहते हो, ये आप हो, ठीक है। अब क्या होगा यार, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यानी कि अब तो आप इस लेवल पे हो, फिर आप इस लेवल पे जाओगे, इस लेवल पे जाओगे, इस लेवल पे जाओगे, इस लेवल पे जाओगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो आपकी ठंडक है आपके इन्वायरमेंट के अंदर वो बढ़ती जाएगी। तो मानो आपकी ड्रॉप यहाँ पे थी वाटर की, वो धीरे धीरे ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो जाने के बाद कंडेंस हो गई, और कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स थी ना वो एक दूसरे के साथ मिलके उन्होंने एक बड़ी बना ली ड्रॉप, उसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। और उन्होंने मिलके क्या बना लिया, एक बादल यानी कि आपका क्लाउड। तो अब देखते हैं क्लाउड के बाद क्या होगा। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर comes together to form large size drop of water. Some drops of water became so heavy that they began to fall. These falling water drops are we call rain. तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो हमारी कुछ ड्रॉप क्या होती हैं वो बाद में, जैसे ये ड्रॉपलेट बन गई थी हमारी, ये भी ड्रॉपलेट थी, ये बाद में दूसरे से फिर से मिल जाती हैं और एक बड़ी ड्रॉप बना लेती हैं। फिर क्या होता है कि हमारे क्लाउड के अंदर से भारी होने की वजह से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो नीचे गिरती हुई हमारी ड्रॉप होती हैं इसको क्या बोलते हैं हम, रेन यानी कि बारिश। अब आप समझ गए हम बारिश मेनली बोलते किस चीज़ को हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। और कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर, जैसे कि मानो ऊपर बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गई तो क्या होती है हमारी हेल और स्नो, यानी कि हमारे जो ओले बोलते हैं ना हम, या फिर बर्फ़ वगैरह जो ऊपर से गिरती है बादलों से, तो वो भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि बोझो दोबारा से हमारे पास आगे क्या बात कहना चाहता है।
Bozo has noticed fog near the ground in winter morning. He wondered this is also condensation of water vapor near the ground. What do you think? तो दोस्तों यहाँ पे बोजो क्या बोलता है कि उन्होंने सर्दियों में देखा कि जो उसके चारों तरफ वो कोहरा ही कोहरा था, या फिर मैं बोल दूँ कि उसके चारों तरफ फोग थी, और धुंध भी आप उसको बोल सकती हैं। तो बोजो आप सभी से पूछना चाहता है कि क्या वो सभी चीज़ें भी कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण ही पॉसिबल हो पाई? तो आप उसका जवाब मुझे ज़रूर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। Thus, the water in the form of vapor goes into the air by evaporation and transpiration, forms cloud and comes back to the ground as rain, hail or snow. तो दोस्तों इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपके आज के पूरे टॉपिक को समराइज कर दिया। तो आज के टॉपिक के अंदर आपने क्या क्या बातें सीखी? सबसे पहले क्या होता है कि मानो ये हो गया आपका तालाब, ठीक है। तो आपके तालाब पे क्या होगा, ये हो गया सन, इसकी जो आएगी हीट आएगी तो क्या होगा आपका पानी एवोपरेट होने के बाद पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, अब आपको पता ही है कि जो आपकी छोटी छोटी ड्रॉप्स थी वो मिलकर क्या बनाएंगी ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट से क्या बन जाएगा आपका क्लाउड, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद आपका क्लाउड दोबारा और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपकी ड्रॉपलेट्स बनी थी दोबारा एक दूसरे के साथ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्या बनाएंगे ये बड़ी ड्रॉपलेट्स, और बड़ी ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, फिर ऊपर से वो नीचे गिरेंगी, और उस गिरते हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे रेन। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि जो हमारा पानी का साइकिल वो ऐसे चलता रहता है कि यहाँ से अब ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, नीचे से दोबारा तालाब हमारा भर गया, फिर ऊपर गया। और यही प्रोसेस हमारे प्लांट के साथ में भी होती रहती है कि ये हमारा प्लांट हो गया, इसने ट्रांसपिरेशन करके पानी ऊपर पहुंचाया, वो पानी दोबारा नीचे आया, फिर प्लांट ने दोबारा से सोइल से वो पानी ले लिया और दोबारा से ऐसे ऊपर ऊपर चलता गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को वाटर साइकिल। तो चलो अब आगे आपको दोबारा मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और अगर आपके दोस्तों के साथ आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो उसको शेयर जरूर कर दे, ताकि यार उन्हें भी कुछ अच्छी नॉलेज मिल पाए और वो भी आपकी सराहना करे और मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो ठीक है, बाय बाय।